नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम टीएनसी बुलेट सीरीज में अभी हम इमरजेंसी ड्रग्स को जो है वो पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी, इसलिए हमने जो है वो इमरजेंसी ड्रग्स को जो है वो शुरुआत किया और उसको 1 बाय 1 करके जो है वो फिनिश करेंगे। टोटल हमारे पास में इमरजेंसी ड्रग्स की जो है वो 5 क्लास आएगी, यानी कि 5 दिन जो है वो बुलेट सीरीज में हम इमरजेंसी ड्रग्स जो है वो पढ़ेंगे। आज हमारे पास में इमरजेंसी ड्रग्स जो है वो सेकेंड आई है। इमरजेंसी ड्रग्स सेकंड में हम जो है वो क्या क्या ड्रग्स पढ़ने वाले हैं उसको हम ले लेते हैं। तो हम आज जो है वो एडिनोसिन, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डिजोक्सिन एंड डोपामिन को देखेंगे। ऑलरेडी हमने जो है वो 5 जो है वो ड्रग्स को ऑलरेडी देख लिया है, यानी कि हर दिन जो हम 5 ड्रग्स को देखेंगे और 5 दिन क्लास चलेगी, यानी कि 25 ड्रग्स को जो हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। 1 बाय 1 करके जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। एक दिन के अंदर जो है 5 ड्रग्स फिनिश होगी। तो दोस्तों आज की हम शुरुआत करेंगे एडिनोसिन से। एडिनोसिन, देन उसके बाद बीटा ब्लॉकर, देन कैल्शियम ग्लूकोनेट, देन डिजोक्सिन, देन डोपामिन। इनके बारे में जो हम डिस्कशन करते हैं। जो भी ड्रग्स हम पढ़ते हैं उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं, फिर फार्माकोडायनेमिक देखते हैं, देन उसके बाद यूजेज देखते हैं, देन उसके साइड इफेक्ट देखते हैं, देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं, देन इंडिकेशन देखते हैं, देन स्पेशल प्रिकॉशन देखते हैं, देन नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं, देन समरी देखते हैं। ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको याद नहीं भी होना तो भी कोई नहीं दोस्तों, पर 3 चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। अब 3 चीज़ें कौन कौन सी कंठस्थ होनी चाहिए उसको मैं बताता हूँ दोस्तों। एक तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो है वो किस तरीके से कौन से चैनल को ओपन करती है, कौन सी चैनल को जो है वो क्लोज करती है, ये सारी चीज़ें। तो एक तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स जो है वो आपके पास में कंठस्थ होनी चाहिए। दूसरी यूजेज ऑफ ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स का क्या यूज है। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि एडिनोसिन किस में देते हैं, बीटा ब्लॉकर किस में देते हैं, तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तो ड्रग्स यूजेज जो है वो कंठस्थ होना चाहिए। तीसरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम कहें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको हम देखते हैं और उसको हम कंफर्म करेंगे। तो ये 3 चीज़ तो आपके पास में होनी चाहिए, इसको तो जो है वो कंठस्थ होना ही चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों एडिनोसिन की। एडिनोसिन जो है बेसिकली जो भी ड्रग्स है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, उसको आप दिमाग में रखिए, फिर सारी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। एडिनोसिन जो है वो बेसिकली एंटी अरिथमिक ड्रग्स है, ठीक है, यानी कि अरिथमिया में जो है वो काम में आने वाली ड्रग्स है। और ये बेसिकली जो है वो ड्रग्स स्पेशली यूज में ली जाती है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। अब टेकीकार्डिया आपको बताइए, हार्ट बीट जो है वो 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड टेकीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर यानी कि हमारे पास में वेंट्रिकल का जो है वो टेकीकार्डिया होगा, उसको बोलेंगे सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। तो जो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया उसमें हम एडिनोसिन जो है वो देते हैं। काफ़ी अच्छी और इफेक्टिव ड्रग्स है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि इसकी हाफ लाइफ जो है ना वो सबसे कम होती है। जितनी भी हमारे पास में ड्रग्स है, जैसे हमने लास्ट क्लास में एमिडोरन का बताया था, उसके जैसे उससे भी कम लाइफ जो है वो इसकी होती है। हालांकि एमिडोरन का ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने वहाँ पे आपको एडिनोसिन एमिडोरन का कमांड बताया था। वहां पे अभी हम बताते हैं कि एडिनोसिन जो है उसकी हाफ लाइफ सबसे कम होती है। इवन बुक्स जो है वो 10 सेकंड मानती है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट है वो सिर्फ 6 सेकंड है। तो हम एडिनोसिन जब देते हैं तो एडिनोसिन में जैसे हमारे पास में यहाँ पे कैनुला लगा हुआ है, यहाँ पे कैनुला लगा हुआ, तो उसके माध्यम से नहीं देते हैं। अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया है तो आपने देखा होगा कि एडिनोसिन देने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कैनुला लगाते हैं, ठीक है ना, या सेंट्रल लाइन डली हुई है तो वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे कैनुला लगाते हैं, तो यहाँ पे कैनुला लगा के उससे भी नहीं डालते हैं, उसमें हम ट्राईवे लगाते हैं पहले। ट्राईवे लगाने के बाद में दो हमारे पास में जो है स्टाफ होते हैं। एक जो है वो सबसे पहले एडिनोसिन वो पुश करेगा, 1 2 3 एडिनोसिन पुश करेगा। उसके बाद उसके बैक टू बैक जो है वो आईवी फ्लश करके जो है वो कह देता है, क्योंकि 6 सेकंड में जो है वो हार्ट तक पहुंचना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। तो इसको हम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एडिनोसिन इज ए क्लास 5 एंटी अरिथमिक ड्रग्स, ठीक है। क्लास 5 की जो है वो एंटी अरिथमिक ड्रग्स है, जो कि प्रीमियरली जो है वो यूज की जाती है टू ट्रीट सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, यानी कि ये सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो काम में ली जाती है। इट वर्क्स टू सोविंग कंडक्शन थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और ये किस पे जाके एक्ट करती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम कंडक्शन सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है वो इंपल्स कहाँ आते हैं, ऐसे नोड से जनरेट होते हैं। ऐसे नोड से कहाँ गए दोस्तों, एवी नोड पे। एवी नोड से जो है वो कहाँ जाते हैं, एवी नोड से पे जाते हैं हमारे पास में एवी बंडल्स पे, या जिसको हम जो है बंडल ऑफ हिच के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और बंडल ऑफ हिच से जो है वो जाते हैं दोस्तों पुरकंजे फाइबर्स पे। तो ये कहाँ अटैक करती है दोस्तों, ये करता है हमारे पास में एवी नोड पे। यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे तो इंपल्स आगे नहीं जाएंगे तो टेकीकार्डिया नहीं होगा, तो यहाँ पे अटैक करते हैं। क्लियर? तो इट्स एक्ट ऑन द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड कैन इंटरप्ट द
रिटेंट पाथवे रिस्टोरिंग नॉर्मल साइनस रिदम, यानी कि जो पाथवे उसको इंटरप्ट कर देते हैं और नॉर्मल रिदम को जो है वो लेके आ जाते हैं। अब देखो, ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ, इसकी जो है वो एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, जिसकी वजह से एडिनोसिन आर एडमिनिस्ट्रेशन एज ए रैपिड आईवी फ्लश फॉलोड बाय ए सलाइन फ्लश, यानी कि इसकी बहुत ही कम जो है वो शॉर्ट लाइफ होती है, जिसकी वजह से एडिनोसिन एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत किया जाता है और उसके पीछे पीछे जो है वो आईवी फ्लश किया जाता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो एडिनोसिन जो हो बेसिकली कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एडिनोसिन जो हो वो एक्ट कर रहा है हमारे पास में एवी नोड पे। एवी नोड पे भी कहाँ पे एक्ट करेगा, ये बेसिकली जो है हमारे पास में कैल्शियम इनफ्लक्स है उसको जाके ट्रिगर पॉइंट पे करता है। अब देखो एक एक चीज समझो, ये एवी नोड पे करेगा, एवी नोड पे भी जो हमारे पास में कैल्शियम इनफ्लक्स है ना उसको रोक देता है। अब उसको रोक देता तो आपको पता ही है कि हार्ट की एक्टिविटी के लिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीन ही चीज़ों से ही होती है। आपने अगर मेरी ईसीजी की क्लास देखी होगी तो सारी चीज़ मैंने आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये बेसिकली जो है कैल्शियम इन्फ्लक्स को रोकती है और जो वहाँ से हार्ट बीट ऐसे नोड से ज़्यादा निकल के आ रही है उसको रोक लेती है और आगे जो सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है उसको कंट्रोल कर देती है। तो इस तरीके से ये कंट्रोल करती है। तो देखो, एडिनोसिन बाइंड टू A1 एडिनोसिन रिसेप्टर, ये क्या करता है कि A1 एडिनोसिन रिसेप्टर से उसको बाइंड कर देता है हार्ट के अंदर, पर्टिकुलर इन द AV नोड। और किस में करता है, पर्टिकुलरली AV नोड के अंदर, यानी कि AV नोड के अंदर जो है वो A1 एडिनोसिन रिसेप्टर जो है उसको बाउंड कर देता है एंड लीडिंग टू, और उससे क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम इन्फ्लक्स। ठीक है, कैल्शियम जो है वो अंदर की तरफ नहीं जा पाएंगे और कैल्शियम अंदर नहीं जा पाएंगे तो फिर आगे की तरफ के जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा। विच शो एवी नोडल कंडक्शन एंड सप्रेस पेसमेकर एक्टिविटी, और इसकी वजह से जो पेसमेकर की एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाती है। एंड एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम चैनल कोजिंग हाइपर पोलराइजेशन एंड टेम्परेरी हार्ट ब्लॉक, और उसकी वजह से टेम्परेरी जो है वो हार्ट ब्लॉक हो जाता है। ए ब्रीफ पीरियड ऑफ ए सिस्टोल फ्यू सेकंड ऑफ स्टॉप हार्ट बीट, यानी कि ए सिस्टोल किसको कहते हैं, कुछ सेकंड के लिए हार्ट जो है वो रुक जाता है, उसको हम बोलते हैं ए सिस्टोल। एंड बिफोर साइनस रिदम से पहले कुछ सेकंड के लिए जो है हार्ट को जो है वो रोक देते हैं। फार्मोकाइनेटिक इन द सेंस, एक होता है फार्मोकोडायनेमिक, जो मैंने आपको बताया था कि ड्रग्स क्या क्या करती है, और फार्मोकाइनेटिक यानी कि हमारी बॉडी जो है वो क्या क्या करती है। तो एडिनोसिन हैज ए एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ लेस देन 10 सेकेंड। तो दोस्तों एडिनोसिन की जो शॉर्ट लाइफ है वो कितनी होती है, लेस देन 10 सेकेंड। वैसे देखा जाए तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो 0.6 सेकेंड ही होती है, यानी कि इसकी नॉट 0.6 सेकेंड, इसकी हाफ लाइफ जो है वो 6 सेकेंड होती है। कुछ बुक्स में 10 सेकंड दे रखा है और आपको ध्यान में रखना है इसकी हाफ लाइफ जो है वो 6 सेकंड होती है, यानी कि 6 सेकंड के अंदर जो है वो हार्ट में चला जाना चाहिए, इतना जो है वो फास्ट मूवमेंट होना चाहिए। एंड इट इज रेपिडली मोबिटलाइज एडिनोसिन डाइमेथेज इन रेड ब्लड सेल्स एंड वेस्कुलर एंडोथीलियल। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इसमें समरी, क्योंकि इस शॉर्ट फॉर्म में जो मेन चीज थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी। तो एडिनोसिन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग्स टू ट्रीट सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। एग्जाम में काफी बार पूछा गया सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए जो है वो कौन सी ड्रग्स देते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए हम जो है वो एडिनोसिन देते हैं। एक्टिंग बाय ब्लॉकिंग एवी नोडल कंडक्शन, और ये किस तरीके से एवी नोड कंडक्शन को जो है वो ब्लॉक करता है। कोजिंग ट्रांसिएंट पोज ऑफ हार्ट एक्टिविटी। इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हार्ट ब्लॉक। अब ये देखो किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, हार्ट ब्लॉक के अंदर, क्योंकि अगर हार्ट ब्लॉक के अंदर दे देंगे तो ये और जो है वो डिक्रीज कर देगा और क्लाइंट की जो है वो डेथ हो सकती है। ब्रेडिकार्डिया, ऑफ कोर्स ये तो टेकिकार्डिया को जो है वो कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। एंड सीवियर अस्थमा हार्ट ब्लॉक ब्रेडिकार्डिया के अंदर जो है वो नहीं दिया जाता। इट इफेक्ट कैन इन्फ्लुएंस बाय द कैफीन, थियोफिलिन एंड डेरिपेरामाइडाजोल। इससे ये जो है वो किसके द्वारा, कैफीन, थियोफिलिन, ये इसको जो है वो इंटरप्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो है वो किस में काम में लिया जाता है। अगर आपने हाइपरटेंशन वाली क्लास मेरी देखी है तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि बीटा ब्लॉकर मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझाया है। बीटा ब्लॉकर को समझने के लिए पहले कोई भी चीज़ देखो, मैं सबसे पहले स्टोरी बता देता हूँ ताकि आपको उस डिजीज के बारे में जो है वो एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे एडिनोसिन का बताया, अब देखो बीटा ब्लॉकर क्या होता है। बीटा आप रिसेप्टर, बीटा तो हो गया रिसेप्टर, ब्लॉकर मतलब उसको ब्लॉक करने वाला। अब देखो क्या है कि जब हमारे पास में एंड्रिनल मेडुला से जो है वो दो हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन से, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन।
ठीक है। अब ये एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो क्या काम करते हैं दोस्तों, हमारे पास में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन शो करते हैं, ठीक है। अब ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करेंगे तो जो सिंपैथेटिक में जो जो चीजें होती है, ठीक है, हार्ट रेट को इंक्रीज करना, देन कार्डियक आउटपुट को बढ़ना, देन उसके बाद ब्लड वेसल्स का जो है वो कंस्ट्रिक्शन होना, कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन होना, ब्रोंकियल्स का जो डायलेशन होना, ये सारे के सारे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है। या हम कहें कि जो एड्रिनल काम करती है उसके अगेंस्ट ये काम करता है बीटा ब्लोकर्स। तो जब हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी जब बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम जो है बीटा ब्लोकर्स जो है वो देते हैं। ये बीटा ब्लोकर्स क्या करते हैं दोस्तों, जो एड्रिनल इफेक्ट है उसको कम कर देते हैं, यानी कि हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे, वेजो डायलेशन करवा देंगे, जो सिंपैथेटिक वाले काम हो रहे हैं वो सारे उल्टा कर देंगे, वो हो गया बीटा ब्लोकर्स। तो हाइपरटेंशन जब एड्रेनलिन ज्यादा सीक्रेट होगा या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, भाई एड्रेनलिन सीक्रेट हो या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो, दोनों एक ही चीज है, एड्रेनलिन होगा तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए एड्रेनलिन रिस्पॉन्सिबल है, तो एड्रेनलिन सीक्रेशन होगा तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, तो ये बीपी वगैरह जो है वो सारी चीजें बढ़ेगी, तो उसमें हम बीटा ब्लोकर जो है वो देते हैं। चलो चलते हैं बीटा ब्लोकर्स, या हम कहें बीटा ब्लोकर्स आर क्लास ऑफ ड्रग्स दैट ब्लॉक बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर्स, यानी कि बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर से उनको ब्लॉक करते हैं, यानी कि एड्रेनल वाले को जो हो ब्लॉक कर देते हैं। किसके अंदर ब्लॉक करते हैं, इन द हार्ट, लंग्स एंड अदर टिश्यू। दे रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, दैट इज कॉल्ड नॉर एड्रेनलिन। ये क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के इफेक्ट को जो है वो रिड्यूस करते हैं, एंड लीडिंग टू, जिससे क्या होगा, लीडिंग टू स्लोअर हार्ट रेट, हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाती है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड बाय द हार्ट, हार्ट के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड को रिड्यूस कर दिया जाता है। क्लियर। अब देखो, दीज ड्रग्स आर कॉमनली यूज फॉर हाइपरटेंशन, ये ड्रग्स जो है बेसिकली हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरेथमिया, हार्ट फेलियर या एंजाइटी डिसऑर्डर में काम में ली जाती है। कॉमनली बीटा ब्लोकर्स की बात करें तो हमारे पास में जो है वो 3 बीटा ब्लोकर्स आते हैं। पहला आ जाता है सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर्स, जिसको हम कार्डियो सेलेक्टिव कहते हैं, जैसे मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, बेसोलोल, एस्मेलोल, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर्स, इसमें आ जाता है हमारे पास में प्रेपानोलोल, नेडानोलोल एंड टेमेनोलोल, ठीक है। और बीटा 1 अल्फा ब्लोकर्स आ जाते हैं, जैसे कार्डियोडोल एंड लेबिटोलोल, ये सारे के सारे, जिसके पीछे भी लोल आ जाए। पिछली बार मैंने गलती से ऐसी मिनीबिटर में भी मैंने बताया था कि लोल आ जाए, वो लोल नहीं दोस्तों, वहां पे जो है वो हमारे पास में काइन आता है, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें आती है, यहाँ पे हमारे पास में जो है वो लोल आता है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिकेशन, यूज क्या क्या आता है, तो मैंने कहा था इंडिकेशन और मैकेनिज्म तो आपको अच्छी तरीके से याद रखने से। तो ये किस तरीके से मैकेनिज्म करता है, ये जो बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉक है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब आ जाता है यूजेज, यूजेज क्या, किस किस में काम में लेते हैं हम बीटा एड्रेजेनिक, तो पहली चीज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें हम जो है काम में लेते हैं। ये क्या करेगा, हार्ट रेट को रिड्यूस करेगा और कार्डियक आउटपुट को जो है वो रिड्यूस करेगा और हाइपरटेंशन को जो है वो रिड्यूस कर देगा, या हाइपरटेंशन से जो है वो रिलीव दे देगा। चेस्ट पेन में हम काम में लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को जो है वो डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट अरेथमिया, अरेथमिया जो है वो इरेगुलर हार्ट बीट है, उसको जो है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि हार्ट रेट को जो है वो डिक्रीज करता है। तो ये जो हमारे पास में टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, इन सबको जो है वो डिक्रीज करता है। ट्रीट कंडीशन लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया एंड सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को जो है वो ट्रीट करता है। हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली जो है हमारे पास में जो सिस्टेमिक हार्ट फेलियर है उसको कार्डियक वर्कलोड को जो है वो रिड्यूस करके हार्ट फेलियर से जो है वो प्रिवेंट करता है। तो हार्ट फेलियर की कंडीशन में दिया जाता है। क्रोनिक मैनेजमेंट में इंप्रूव सर्वाइवल एंड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बाय रिड्यूसिंग कार्डियक वर्कलोड, कार्डियक वर्कलोड को जो है वो रिड्यूस करके हार्ट फेलियर से जो है वो बचाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से भी जो है बचाता है, कैसे, हार्ट अटैक रिकवरी, ये क्या करता है, ये फर्दर रिस्क अटैक को जो है वो रिड्यूस करता है कि आगे जो है वो हार्ट अटैक ना आए। देन मार्जिनेज प्रोफाइलिसिस, ये क्या करता है, मार्जिनेज जो है वो स्टेबलाइज ब्लड वेसल्स को जो है वो करके कंट्रोल करता है और ग्लूकोमा से जो है प्रिवेंट करता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, हमारे पास में जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर है उसके प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल टिमिलोल देते हैं, ठीक है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करने के लिए। एंड हाइपरथायराइडिज्म सिम्टम्स को जो है वो रिड्यूस करने के लिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि टेकिकार्डिया, ट्रिमर्स, ये सारे के सारे हाइपरथायराइडिज्म के जो है वो सिम्टम्स हैं और इसके अगेंस्ट जो है हमारे पास में बीटा ब्लोकर जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट एंजाइटी एंड स्टेज फ्राइज,
ठीक है। ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोपेनोलोल ये सारे के सारे जो है फिजिकल सिम्टम्स को जो है वो रिड्यूस करते हैं। एंड पोर्टल हाइपरटेंशन एंड इसोफेजियल वर्सेज उसको भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है वो हाइपरटेंशन को जो है वो रिड्यूस करते हैं। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है? बीटा ब्लॉकर्स, या हम कह सकते हैं इन कंडीशन में हम जो है बीटा ब्लॉकर्स जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आ गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से जो है वो हमारे पास में वर्क करती है। तो देखो, बीटा ब्लॉकर्स इनहिबिट बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, यानी कि जहां पे एड्रेनलिन हार्मोन जाके अटैच करता है या ट्रिगर करता है, उसके बाद में जो एक्टिविटी करता है उसके रिसेप्टर्स को वो ब्लो कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एड्रेनलिन जहां पे अटैक है, अब एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनर्जिक एजेंट है, वो जहां पे जाके करेगा और वो जो चीज करेगा, जैसे एड्रेनलिन हार्ट में गया, हार्ट रेट को बढ़ा दिया, ये उसके अगेंस्ट वहां पे रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक कर देगा, तो हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं होने देगा। तो ये इसका जो है बेसिकली वर्क है। एंड दैट लीड्स टू, पहला क्या? रिड्यूस हार्ट रेट, ऑफ कोर्स ये हार्ट रेट को जो है वो रिड्यूस करता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को जो है वो रिड्यूस करता है, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो रिड्यूस करता है। एंड लोअर ब्लड प्रेशर, लोअर ब्लड प्रेशर कैसे करेगा? ये क्या करेगा दोस्तों, हमारे पास में किडनी, या हम कहें कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसका प्रोडेशन करके वेजोडाइलेशन करवा के बीपी को जो है वो रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट डिक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, ये क्या करता है? हमारे पास में जो एड्रेनलिन के ब्लॉक है उसको रिड्यूस करके जो है वो हमारे पास में जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट आ गया, फटीग हो गया, डिजीनेस हो गया। एंड लो ब्लड प्रेशर, ऑफ कोर्स ये ब्लड प्रेशर को तो रिड्यूस कर ही रहा है, तो हाइपरटेंशन करवाएगा। स्लो हार्ट रेट तो ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि टेकिकार्डिया में जो है वो दिया जाता है। कोल्ड हैंड एंड फिट, क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई को जो है वो रिड्यूस कर चुके हैं ड्यू टू रिड्यूस सर्कुलेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ड्रोजीनेस एंड डिप्रेशन, मोर कॉमन इन प्रोपेनोलोल, अगर काम में लेते हैं तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीरियस साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट की बात करें कि किस किस में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे और कौन कौन से मिलेंगे। ब्रोंकियोस्पाज्म कई बार जो है वो देखने को मिलता है, खासतौर से ये रिस्क इन अस्थमा एंड सीओपीडी पेशेंट में जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। हार्ट ब्लॉक एंड सीवियर ब्रेडिकार्डिया, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन में दे दिया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें सीवियर ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक देखने को मिलेगा। एंड वर्सिंग हार्ट फेलियर, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में हाई डोज दे दिए जाएंगे तो फिर हार्ट फेलियर के चांसेस जो है वो हो जाएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि एड्रेनलिन जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, ये हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, तो इसकी वजह से अगर डोज ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। एंड रीबाउंड हाइपरटेंशन या टेकिकार्डिया इफ स्टॉप्ड सडनली, अगर बीटा ब्लॉकर को सडनली स्टॉप कर दिया जाए तो टेकिकार्डिया या रीबाउंड हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में हम जो है वो बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते, ठीक है। एक्चुअली अस्थमा एंड सीओपीडी कंडीशन में जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। सीवियर ब्रेडिकार्डिया, अगर कोई क्लाइंट ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में है उसमें भी नहीं देना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये तो हार्ट रेट को और भी डिक्रीज करता है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन वाली कंडीशन में भी जो है नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो फर्दर जो है बीपी को डिक्रीज करता है। हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में खासतौर से सेकंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक उसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कंडक्शन सिस्टम को जो है वो डिक्रीज करके हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। एंड अनकंट्रोल्ड हार्ट फेलियर, उसमें भी जो है वो नहीं देना चाहिए, ठीक है। पहले क्लाइंट को स्टेबलाइज जो है उसके बाद करना चाहिए। डायबिटीज विथ फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसीमिया, जो क्लाइंट डायबिटीज से सफर कर रहा है या बार बार हाइपोग्लाइसीमिया में चल रहा है उसमें भी बीटा ब्लॉकर्स नहीं देना चाहिए, क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स खुद हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो कोज करवाता है। एंड पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ठीक है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, ऑलरेडी वहाँ की जो पेरिफेरल आर्टरीज है वो ऑलरेडी कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो बीटा ब्लॉकर्स ऑलरेडी जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में जो है वो नहीं देना चाहिए, इससे जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होगा। समरी की अगर हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर स्लो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। एंड डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो करता है। एंड मेकिंग यूजफुल हाइपरटेंशन, अरेथमिया, हार्ट फेलियर, एंजाइना एंड एंजाइटी, ठीक है। और किसके अंदर जो है वो यूजफुल होता है? हाइपरटेंशन के कंडीशन के अंदर, अरेथमिया की कंडीशन के अंदर, हार्ट फेलियर के कंडीशन के अंदर, एंजाइना के अंदर और एंजाइटी के अंदर जो है वो यूजफुल होता है। एंड हाउएवर दे कैन कोज ब्रेडिकार्डिया, ऑफ कोर्स ये ब्रेडिकार्डिया करता है,
हाइपोटेंशन करता है, जो कि ऑलरेडी हमने जो है कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं, ब्रोंकियोस्पाज्म करवाता है एंड विड्रोल इफेक्ट जो है इसके शो करते हैं। दे शुड बी अवॉइडेड इन अस्थमा, इसको जो है वो अस्थमा में अवॉइड किया जाना चाहिए। सीवियर ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया में जो है वो इसको अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें हो क्लियर हो जाएगी, और कल से हम तेज भी जो है वो चल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब आपको देखो कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में, वही जो भी कोई डिजीज पढ़ रहे हैं हम पहले जो है वो स्टोरी पढ़ते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट आपको पता ही है कि हमारी बॉडी के लिए जो है वो कैल्शियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नॉर्मल अगर हम कैल्शियम के लेवल की बात करें तो वो हमारे पास में होता है 8.5 से लेके 10.8 या हम कहें 10.5 mg पर डेसीलीटर, ये जो हमारे पास में नॉर्मल लेवल होता है। 8.5 से कम हो जाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, और 10.8 से ज़्यादा होगा तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये हर चीज़ के लिए, हार्ट की एक्टिविटी के लिए, मसल्स की एक्टिविटी के लिए, सबके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली कैल्शियम ग्लूकोनेट कब दिया जाता है, जब हमारे पास में कैल्शियम लेवल जो है, कैल्शियम लेवल अगर 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम हो जाए, उस कंडीशन में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो देते हैं, और ये एंटीडोट के रूप में भी काम में लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। क्लियर। अब इसको देने के तरीके या और डिजीज कंडीशन, टिटेनी, इन सब चीज़ों में जो है वो दिया जाता है। तो चलो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट भी हमारे पास में जो है वो इमरजेंसी ड्रग्स के अंदर आती है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द कैल्शियम सप्लीमेंट। अब ये कोई मेडिसिन ना हो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैल्शियम का सप्लीमेंट होता है, यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी आएगी तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कैल्शियम ये सप्लीमेंट होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द कैल्शियम सप्लीमेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए जो है वो जरूरी होता है। यूज टू ट्रीट कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड सर्टेन मेडिकल कंडीशन दैट रिक्वायर्ड कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये कैल्शियम ग्लूकोनेट कब दिया जाता है, या तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो या कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन आ जाए जिसमें हमें कैल्शियम को जो है वो देना पड़ जाए। तो ये दो कंडीशन होती है जिसमें हम कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो देते हैं। इट इज अवेलेबल इन ओरल एंड इंट्रावेनस। आपको पता है कैल्शियम की टेबलेट भी आती है और आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो है वो इंजेक्शन भी आता है। एंड इट इज कॉमनली यूज इन हाइपोकैल्सीमिया। और ये किसमें यूज होता है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टॉक्सिसिटी में जो है हम कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो देते हैं। इंडिकेशन मतलब यूजेज, कब कब देते हैं, तो पहली चीज वही बात आ गई, पहली चीज आ गई हाइपोकैल्सीमिया। अगर हमारी बॉडी में जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में हम जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो देते हैं। टू ट्रीट लो ब्लड कैल्शियम लेवल, किसकी वजह से भी हो सकता है, ड्यू टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, और क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से भी हो सकता है। मतलब किसी भी डिजीज की वजह से, चाहे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो, चाहे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, चाहे क्रोनिक डिजीज जो है वो हो, हाइपोकैल्सीमिया होना चाहिए, उस कंडीशन में हम जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया, अगर हमारी बॉडी में जो है वो पोटेशियम जो है वो ज़्यादा हो। पोटेशियम आपको पता है कितना होता है, 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। तो अगर 5.1 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो रहा है उसको हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में हम जो है वो देते हैं। गिव आईवी और स्टेबलाइज हार्ट एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ अरेथमिया इन पेशेंट विथ डेंजरसली हाई पोटेशियम लेवल, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। एंड हाइपर मैग्नीशियम अगर ज़्यादा हो जाए तो ये एंटीडोट के रूप में हम क्या करते हैं दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। यूज टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ हाई मैग्नीशियम लेवल स्पेशली आफ्टर एक्सेसिव मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक इन प्रेगनेंसी में जो है वो हम देते हैं, एक्लेम्पिया में जो है हम क्या देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। तो उस कंडीशन में हम जो है वो कैल्शियम देते हैं उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओवरडोज, अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो ड्रग्स दे दें और उसकी ओवरडोज हो जाए, उस कंडीशन में हम एंटीडोट के रूप में जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। एक्ट एज ए एंटीडोट फॉर टॉक्सिसिटी फ्रॉम ड्रग्स लाइक एमिलोडिपिन, निफिडिपिन, वेमाप्रिल एंड रिस्टोरिंग नॉर्मल कैल्शियम डिपेंडेंट कार्डियक फंक्शन, ठीक है। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ज़्यादा दे दिया गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो क्या करते हैं, उसको मेंटेन या उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो बीटा ब्लॉकर कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। बोन डिसऑर्डर इन द सेंस, सपोज कीजिए ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, रिकेट्स हो जाए, ठीक है, हमारी बोन जो हो वीक हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो क्या करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। यूज इन ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स व्हेन डाइटरी कैल्शियम इंटेक इज इनसफिशिएंट, या तो हमारे पास में एब्जॉर्बेशन वीक हो
या हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं हो जिसकी वजह से हमारे पास में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए। नेक्स्ट, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। आपने देखा होगा कई बार लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो स्पाज बन जाते हैं या झनझनाहट की आवाज़ आती है या पैरों में दर्द होने लगता है, तो उसका एक मेन रीजन जो है वो हाइपोकैल्सीमिया होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए भी हम क्या करते हैं दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। हेल्प मैनेज टिटेनी। टिटेनी क्या होता है, सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी, मसल स्पाज ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट, कार्डियक अरेस्ट और सीवियर अरिथमिया। कार्डियक अरेस्ट और सीवियर अरिथमिया, उस कंडीशन में भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, उसको मेंटेन करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। इन सम केसेज कैल्शियम ग्लूकोनेट आर यूज्ड ड्यूरिंग रिसससिटेशन एफर्ट इफ हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया इज सस्पेक्टेड। तो अगर हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैलेमिया सस्पेक्टेड हो रहा है, सीवियर एरिथमिया क्लाइंट को है और हमें लगता है कि इन दोनों में से कोई रीजन है, तो हम उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ले लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ईजी है इसका। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, एक सप्लीमेंट ही है, एलिमेंट कैल्शियम है, जो कि कैल्शियम जो हो फिजियोलॉजिकली फंक्शन मेंटेन करने के लिए जो है वो दिया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड एट एलिमेंटल कैल्शियम, ये सिर्फ कैल्शियम को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। विच इज एसेंशियल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकली फंक्शन, ये जो है वो एसेंशियल है किसके लिए, वेरियस फिजियोलॉजिकली फंक्शन के लिए। नर्व कंडक्शन एंड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूडिंग कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये कहाँ पे अटैक करते हैं, नर्व के लिए भी आपको पता है कैल्शियम के जो है वो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एंड बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन के लिए भी कैल्शियम चाहिए था। स्ट्रेंथ थ्रू द कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन मैट्रिक्स, बोन के ऊपर जो है वो जितना ज़्यादा कैल्शियम डिपोजिशन होगा उतनी ही बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। एंड ब्लड क्लोटिंग एज कैल्शियम एज ए कोफैक्टर इन द कोगुलेशन। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स थे उसमें 13 जो फैक्टर थे उसमें कैल्शियम भी जो है वो हमारे पास में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के रूप में जो है वो काम में आता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, इसके बहुत इजी कौन साइड इफेक्ट है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है स्पेशली इन ओरल कैल्शियम। ठीक है, देन फ्लशिंग और वार्म सेंसेशन ड्यूरिंग आईवी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेन एट इंजेक्शन साइट आईवी गिवन इज टू रैपिडली। अगर आपने कैल्शियम बहुत तेज गति से दे दिया तो वहां पे जो है वो सीवियर पेन आपको देखने को मिलेगा। सीवियर साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम के मतलब कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने दिया है तो क्या क्या सीवियर साइड इफेक्ट हो सकता है। पहली चीज़ हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम लेवल जो हो बहुत ज़्यादा हो जाए, हमारे पास में कैल्शियम लेवल 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा हो जाए, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हाइपर कैल्सीमिया। हाई ब्लड कैल्शियम लेवल, सिम्टम्स इंक्लूड कन्फ्यूजन, वीकनेस, किडनी स्टोन एंड एबनॉर्मल रिदम जो है वो देखने को मिलेगी। एंड कार्डियक अरिथमिया, आपको बताया कि हाईली एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया है कैल्शियम तो उसमें हम क्या करते हैं, रैपिडली आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कैन लीड ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, इवन कार्डियक अरेस्ट भी जो है वो शो कर सकता है। टिश्यू नेक्रोसिस, अगर आपने जो है वो सडनली दे दिया और वो कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रावेक्शन यानी कि उसको छोड़ के स्किन के थ्रू आ गया है तो वो टिश्यू डैमेज जो है वो कर सकता है। आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन कोज सीवियर स्किन एंड टिश्यू डैमेज। एंड लास्ट आ गया हाइपोटेंशन, व्हेन गिवन टू फास्ट, कैल्शियम को अगर बहुत तेज दे दिया आईवी तो ये क्या कोज करता है, सडनली ब्लड प्रेशर को जो है वो डिक्रीज कर दिया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए जो है 10 फॉर्मूला आपने सुना होगा, वैसे मैंने कई बार बता भी रखा है। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml का होता है, 10 mg का होता है और 10 मिनट के अंदर जो है वो देना चाहिए। तो ये 10 का फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखना, 10 mg, 10 ml और 10 मिनट्स। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, यानी कि कैल्शियम ग्लूकोनेट कब नहीं देना चाहिए। अब देखो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने इतनी यूजेज सही तरीके से पढ़ लिए, मैकेनिज्म सही तरीके से पढ़ लिया तो आगे की चीज़ें बहुत आसानी से आप जो है वो कर सकते हो। कैल्शियम ग्लूकोनेट कब नहीं देना चाहिए, कैल्शियम ग्लूकोनेट शुड नॉट बी गिवन, कब नहीं देना। पहली चीज़ हाइपर कैल्सीमिया, ऑफ कोर्स जब कैल्शियम हमारे बॉडी में पहले से ही बहुत ज़्यादा है तो फिर क्यों कैल्शियम देना है, ठीक है। नेक्स्ट सीवियर रीनल फेलियर और हाइपोफॉस्फेटेमिया, अब अगर सीवियर रीनल फेलियर है और हाइपरफॉस्फेटेमिया है उस कंडीशन में भी हम जो है वो कैल्शियम नहीं दे सकते। कार्डियक डिजीज विद कैल्शियम लेवल आर ऑलरेडी हाई, मतलब ऐसी कोई कार्डियक डिजीज है जिसमें ऑलरेडी कैल्शियम लेवल हाई है तो भी हम जो है वो कैल्शियम नहीं देना चाहिए। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में भी जो है वो नहीं देना चाहिए क्योंकि कैल्शियम उसको जो है वो रिदम को और ज़्यादा चेंज कर देगा। एंड नो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ कैल्शियम साल्ट, अगर पहले से पता है कि इस क्लाइंट को जो है वो कैल्शियम से एलर्जी है तो उसमें भी हम जो है वो कैल्शियम नहीं देना चाहिए। क्लियर।
नर्सिंग कंसंट्रेशन में हमारे पास में एक ही चीज़ आती है, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर सीरम कैल्शियम लेवल बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पहली चीज़ तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम जब कैल्शियम दे रहे हैं तो पहले हमें कैल्शियम लेवल जो है वो पता होना चाहिए कि इसका नॉर्मल कैल्शियम लेवल जो है वो कितना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एडमिनिस्टर आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट स्लोली टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन और कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। कैल्शियम ग्लूकोनेट को जो है वो स्लो ही देना चाहिए, नहीं तो हाइपोटेंशन या कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट, वॉच द साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया हो रहा है, उसके साइन को वॉच करना है। एंड सच एज कन्फ्यूजन, वीकनेस एंड पोलिरिया, इन सब चीज़ों को जो है वो देखना है। नेक्स्ट, मॉनिटर ईसीजी कंटिन्यूसली जो है वो ईसीजी मॉनिटरिंग करनी चाहिए व्हेन गिवन आईवी कैल्शियम, स्पेशली पेशेंट विद एरिथमिया। अगर कोई क्लाइंट एरिथमिया का सफ़र कर रहा है तो उसमें हम कंटिन्यूसली जो है वो ईसीजी मॉनिटरिंग देंगे। एंड असेस आईवी साइट फ्रिक्वेंटली। ठीक है, जिस साइट से हम जो है वो कैल्शियम दे रहे हैं उसको देखना है। क्योंकि ये कैल्शियम जो है वो सीवियर टिश्यू डैमेज करवाता है अगर ये सराउंडिंग टिश्यू में जो है वो चला जाता है। नेक्स्ट, एजुकेट पेशेंट टेकिंग ओरल कैल्शियम लेवल टू कंज्यूम इट विथ फूड टू इनहेंस एब्जॉर्वेशन एंड अवॉइड एक्सेसिव कैफीन और सॉल्ट ड्रिंक विच कैन रिड्यूस कैल्शियम अपटेक। ठीक है, क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करना है कि जो क्लाइंट कैल्शियम ले रहा है तो उसके साथ साथ जो प्रॉपर खाना खाए। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है या कैफीन है या जो अल्कोहल है, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये कैल्शियम अपटेक को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, उसको चेंज करती है। अब आ जाती है हमारे पास में दोस्तों समरी की बात करें तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द क्रिटिकल मेडिकेशन यूज टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया। आपको पता है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट किसके लिए काम में लेता है? हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है, एंड हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए, एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओवरडोज है उसको ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज अवेलेबल इन ओरल एंड आईवी फॉर्म। आपको पता है कैल्शियम की टेबलेट भी आती है और कैल्शियम का इंजेक्शन भी आता है। ठीक है, एंड आईवी यूजेज रिवर्स इन इमरजेंसी। आईवी का यूज जो हो इमरजेंसी कंडीशन में करते हैं। साइड इफेक्ट इंक्लूडेड हाइपरकैलेमिया, हाइपोटेंशन एंड एरिथमिया। इट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेशन केयरफुली टू द प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। कैल्शियम को जो है वो शार्पली और बहुत ध्यान से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि इसके कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट हो सके। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों डिजॉक्सिन। ठीक है, डिजॉक्सिन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके हम इसको लेंगे और इसको पढ़ेंगे। डिजॉक्सिन तो है वो दोस्तों वही स्टोरी पहले बता देते हैं ताकि सारी चीज़ आपको जो है वो क्लियर हो जाए और उसके बाद उसको पढ़ना जो है बहुत आसान हो जाता है। डिजॉक्सिन जो है वो हमारे पास में ग्लाइकोसाइड ड्रग्स है और जो कि हमारे पास में हार्ट फेलियर कंडीशन में जो है वो दी जाती है। ये बेसिकली क्या होता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करता है, कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करोगे, बल्कि ये हार्ट रेट को तो डिक्रीज करता है। ठीक है ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हार्ट कर रहा है, ये लो मैं एक से लेजी हूँ, ठीक है ना, ये काम कर रहा हूँ और एक बिल्कुल एक्टिव होकर बिल्कुल जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कर रहा है, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। डिजॉक्सिन जो है वो कभी भी हार्ट रेट को मॉनिटर करके ही दिया जाता है। एडल्ट के अंदर जो है वो 90 बीट्स पर मिनट से कम है तो नहीं देना चाहिए, सॉरी एडल्ट के अंदर जो है वो 60 बीट्स पर मिनट से कम में नहीं देना चाहिए और बच्चों में 90 बीट्स पर मिनट से अगर हार्ट रेट कम है तो उनमें ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। क्लियर है। देन उसके बाद एंटीडोट इसका हमेशा जो है वो अपने पास में रखना चाहिए, जिसको डीजी फेब या डीजी इम्यून फेब के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और कंटिन्यूस जो है वो डिजॉक्सिन की जो है वो थेराप्यूटिक लेवल जो है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है वो करनी चाहिए और स्पेशली पोटेशियम लेवल जो है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रखना चाहिए क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास में जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। चलो वन बाय वन करके जो है वो बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। डिजॉक्सिन इज द कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स। ये भी काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि डिजॉक्सिन जो है वो किस टाइप की ड्रग्स है, तो डिजॉक्सिन जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स है, यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो है वो दी जाती है, एंड एट्रियल फिब्रिलेशन बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लोइंग द हार्ट रेट। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, मैंने बताया था, पहले ही बता दिया, मुझे पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हार्ट रेट को तो जो है वो स्लो करता है, ठीक है, लेकिन हार्ट फेलियर की कंडीशन में दिया जाता है। अब देखो दो चीज़ें, हार्ट फेलियर की कंडीशन में दिया जाता है, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्शन को, ऐसे पावर को जो है वो बढ़ा देता है। ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करके जो है वो हार्ट फेलियर के कंडीशन से जो है वो उभारता है। इट इज डिवाइडेड फ्रॉम
प्लांट, ये जो है वो फोक्स ग्लोव प्लांट से जो है वहाँ से लिया जाता है, जिसको हम डिजिटस पर्प्यूरा के नाम से जो है वो जाना था। इट हैज़ बीन यूज कार्डियोवेस्कुलर मेडिकेशन फॉर कंट्री, इसकी जो मेडिसिन जो है वो कार्डियोवेस्कुलर मेडिकेशन के रूप में जो है वो जानी जाती है। इंडिकेशन, इंडिकेशन यानी कि यूजेज क्या है। इंडिकेशन का मतलब ये हो गया कि जो डिजोक्सिन है उसके क्या क्या यूजेज है। तो पहला यूज आ गया दोस्तों हार्ट फेलियर, मेन चीज मैंने बताया था यूजेज, मैकेनिज्म और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीन तो आपको कंठस्थ जो है वो होनी ही होनी चाहिए। तो हार्ट फेलियर ऑफ कोर्स पहली चीज तो हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो है यूज में लिया जाता है। तो ये यूज फॉर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर टू इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट एंड रिड्यूस सिम्टम्स, जो है ये हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो है वो काम में लिया जाता है। और बेसिकली जो है वो कौन सा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये हार्ट रेट को तो डिक्रीज करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को जो है वो इंक्रीज करता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर की कंडीशन में जो है वो इसको देना चाहिए। हेल्प कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट बाय शोइंग कंडक्शन through the atrioventricular node and proximal supraventricular tachycardia, proximal supraventricular tachycardia के अंदर भी जो है वो देना चाहिए, क्योंकि ये occasionally used to reduce heart rate in specific cases। बेसिकली हार्ट फेलियर के अंदर तो देना ही देना चाहिए। देन एट्रियल फिब्रिलेशन या प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसके अंदर जो है वो देना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से जो है वो ये वर्क करती है इसको हम देखते हैं। ये क्या करती है, इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप, यानी कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप है उसको जो है वो इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट तो जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद में जो है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम, ठीक है, उसको इंक्रीज करती है, जिससे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप है उसको तो रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट रिड्यूस होगी। और जो हमारे पास में इंट्रासेलुलर कैल्शियम है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है, ताकि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। आगे चीज समझ में, बस चलो ठीक है। इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप इन कार्डियक सेल्स लीडिंग टू इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम विच इनहेंस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि पॉजिटिव आइनोट्रोप्स के रूप में जो है वो काम करता है। एंड स्लोइंग एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल कंडक्शन रिड्यूसिंग हार्ट रेट, और जो हमारे पास में एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल कंडक्शन है, यानी कि जो इंपल्स ऐसे नोड से एवी नोड में आते हैं, एवी नोड से एवी बंडल्स में पुरकज्जी फाइबर्स में जाते हैं, तो वहाँ पे एवी नोडल कंडक्शन है उसको स्लो कर देता है। उसको स्लो करने से क्या होता है कि हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हेल्प टू कंट्रोल एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। साथ के साथ ये जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड वेगल टोन फ्लटर, ये जो हार्ट रेट है, ठीक है, उसको इनहेंस करता है। अब आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है दोस्तों, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, और सिम्पैथेटिक क्या करता है हमारे पास में, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है उसको इंप्रूव करती है, या हम कहें कि, और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल कौन कर रहा है हार्ट वाले को, वेगस नर्व है, जो बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। वेगस नर्व ये एक ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट दर्शाती है, बाकी सारी की सारी ऑलमोस्ट जो है सिम्पैथेटिक दर्शाती है। क्लियर। थेराप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिसिटी, थेराप्यूटिक लेवल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको अलग स्लाइड के अंदर जो है वो लिखा है। थेराप्यूटिक रेंज की बात करें तो थेराप्यूटिक रेंज होती है 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर ml जो है वो इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और टॉक्सिक रेंज कब आ जाती है, जब लेवल 2 नैनोग्राम पर ml से जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है डिजोक्सिन का, तब आ जाता है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए मैंने आपको अलग से स्लाइड में लिया है। नेक्स्ट आता है साइन ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के जो है वो साइन आ जाते हैं। साइन में पहला साइन आ गया हमारे पास में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी, नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, एंड लॉस ऑफ एपेटाइटिस देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिकली सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, येलो ग्रीन होल्स अराउंड द लाइट जो है वो देखने को मिलेगा, जिसको हम जेंथोपिया के नाम से भी जो है वो जानते हैं। कार्डियक में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, देन अरिथमिया देखने को मिलेगा, एवी ब्लॉक, एट्रियोवेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखने को मिलेगा, एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है वो देखने को मिलेगा। ये डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट आते हैं दोस्तों, फटिग, वीकनेस, डिजीनेस, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये कॉमन है, ठीक है ना, याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट सीवियर वाले में और मोर डेंजरस में हमें जो है वो याद रखना।
सीरियस साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। तो इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, डिजोक्सिन देने से पहले जो हम हार्ट रेट को जो है वो मेजरमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा तो फिर डेथ हो सकती है। एंड लाइफ थ्रेडिंग अरिथमिया जो है वो देखने को मिलेगा। एंड डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में हमें नोजिया, कन्फ्यूजन, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड अरिथमिया जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दैट अफेक्ट डिजोक्सिन, यानी कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो कि डिजोक्सिन को जो है वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज लो पोटेशियम, काफी बार एग्जाम में जितना इसके ऊपर लाइन खींचो उतना कम है, ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। लो पोटेशियम यानी कि हाइपोकैलेमिया, इंक्रीज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी रिस्क। अगर हाइपोकैलेमिया है तो वो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को जो है वो इंक्रीज कर देगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना मैं लिखूं उतना ध्यान रखना। हाइपोकैलेमिया ये हमारे पास में जो है वो इंक्रीज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी रिस्क को जो है वो बढ़ा देता है। हाई कैल्शियम जिसको हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया, ये इंक्रीज अरिथमिया रिस्क को जो है वो बढ़ा देता है। देन लो मैग्नीशियम होगा तो इंक्रीज टॉक्सिसिटी रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स अगर ऐसे रहेंगे, हाइपोकैलेमिया होगा तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, अगर हाइपरकैल्सीमिया होगा तो इंक्रीज अरिथमिया रिस्क देखने को मिलेगा, और अगर हाइपोमैग्नीसीमिया होगा तो इंक्रीज टॉक्सिसिटी रिस्क देखने को जो है वो मिलेगा। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को जो है वो कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉप डिजोक्सिन टेम्परेरी, जो डिजोक्सिन चल रहा है उसको इमीडिएटली जो है वो हम स्टॉप कर देंगे। देन उसके बाद मॉनिटर पोटेशियम लेवल देखेंगे, और अगर हाइपोकैलेमिया है तो वहां पे उसको ट्रीट करेंगे। एंड गिव एक्टिवेटेड चारकोल इफ रिसेंटली इंजेस्टेड, अगर ओरली डिजोक्सिन लिया गया है, ये आईवी में काम नहीं करेगा, एक्टिवेटेड चारकोल आईवी में नहीं काम करेगा, अगर ओरली डिजोक्सिन लिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो देंगे। नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटमेंट फॉर सीवियर टॉक्सिसिटी, ये तो था नॉर्मल। अगर सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाए या लाइफ थ्रेडिंग एरिथमिया हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, तो उस कंडीशन में हम दोस्तों डिजोक्सिन इम्यून फेज, जिसको हम डीजी बाइंड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एंटीडोट ऑफ डिजोक्सिन। और वैसे भी मैंने एंटीडोट जब पढ़ाया था तो मैंने डिजोक्सिन के ऊपर जो है वो इंपॉर्टेंट लगाया था कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है डिजोक्सिन का एंटीडोट कौन है दोस्तों, डीजी बाइंड या डीजी इम्यून फेज जो है वो। एन एंटीडोट दैट बाइंड डिजोक्सिन एंड न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट, ये क्या करता है, सीधा जाता है और डिजोक्सिन को बाइंड कर लेता है और उसके इफेक्ट को जो है वो रिड्यूस कर देता है। आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, ठीक है ना, आईवी फ्लूइड दिया जाता है ताकि फ्लूइड के द्वारा फिर यूरिन के द्वारा जो है वो बाहर निकाला जा सके। एंड ब्रेडिकार्डिया मैनेजमेंट, आपको पता है कि जब हमारे पास में डिजोक्सिन जो है वो टॉक्सिसिटी होगी तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो ब्रेडिकार्डिया मैनेजमेंट क्या था, और ब्रेडिकार्डिया कैसे मैनेज करोगे, कल ही पढ़ा था हमने, एट्रोपिन या टेम्परेरी पेसमेकर जो है वो देके कंट्रोल किया जाता है। अब आ जाती है हमारे पास में समरी की अगर हम बात करें तो डिजोक्सिन इज द कार्डियोग्लाइकोसाइड ड्रग्स। ऑफ कोर्स डिजोक्सिन जो है वो एक कार्डियोग्लाइकोसाइड ड्रग्स है दैट इम्प्रूव हार्ट फंक्शन इन हार्ट फेलियर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट फेलियर में जो है वो मेन रोल प्ले करती है बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी एंड स्लोइंग हार्ट रेट। ये दो वर्ड आप अच्छे से रट लो, किस तरीके से, एक तो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है एंड हार्ट रेट को जो है वो स्लो करती है। क्लियर। हाइपोकैलेमिया, किडनी डिजीज, ड्रग इंट्रैक्शन इंक्रीज रिस्क फॉर डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। हाइपोकैलेमिया, किडनी डिजीज और ड्रग इंट्रैक्शन जो है वो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को जो है वो इंक्रीज कर देती है, विच कैन कोज लाइफ थ्रेडिंग अरिथमिया जो है वो कोज कर सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर ड्रग टॉक्सिसिटी इंक्लूड डीजी बाइंड या डीजी इम्यून फेब या इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन और कार्डियक मॉनिटर के द्वारा जो है मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट आ जाता है आज की क्लास का हमारे पास में पांचवी ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड डोपामिन। देखो डोपामिन जो है वो हमारे पास में आइनोट्रोप्स के रूप में काम में ली जाती है। जो बच्चे आईसीयू के अंदर काम कर चुके हैं वो इस चीज़ से जो है वो रोज फेमिलियर होंगे, ठीक है ना। डोपामिन सपोर्ट पे जो है बहुत सारे क्लाइंट को रखा जाता है जिनका बीपी कम होता है। एक होता है डोपामिन, एक होता है डोबूटामिन, ठीक है। दोनों के दोनों जो है हमारे पास में बीपी को जो है वो इंक्रीज करते हैं। एक जो है वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा के करता है और एक जो है वो हार्ट रेट और वेजो कॉन्शियस को जो है वो करके करता है। ये बेसिकली जो है वो हम कब देते हैं दोस्तों, बीपी को इंक्रीज करने के लिए जो है वो दिया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डोपामिन इज द सिम्टोमेटिक एजेंट एंड
कैटाकोलामाइंस दैट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड एज कार्डियोवेस्कुलर मेडिकेशन। ये जो है हमारे पास में कैटाकोलामाइंस है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर और कार्डियोवेस्कुलर मेडिकेशन के रूप में काम करता है। इट यूज इन शोक कंडीशन में, यानी कि शोक कब होता है, हाइपोटेंशन, तो मैंने वही बताया हाइपोटेंशन कंडीशन में जो है वो दिया जाता है। तो ये शोक कंडीशन में, हार्ट फेलियर कंडीशन में या हाइपोटेंशन की कंडीशन में जो है वो दिया जाता है। इट इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट एंड रीनल परफ्यूजन को जो है वो ये बढ़ाता है। इट हैज डोज डिपेंडेंट इफेक्ट मीनिंग डिफरेंट डोजेज स्टिमुलेट डिफरेंट रिसेप्टर्स। ठीक है, यानी कि ये सारा का सारा जो है वो डोज डिपेंडेंट होता है, जितनी डोज उसी तरीके से जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में यूजेज हम कहें या हम कहें दोस्तों इंडिकेशन, किस किस कंडीशन में हम जो है वो डोपामिन देते हैं। पहली चीज कार्डियोजेनिक शोक होगा तो उस कंडीशन में देंगे, इसमें क्या करेगा, ये शोक की कंडीशन में हम डोपामिन जो है वो देते हैं, ये हमारे पास में हार्ट फंक्शन को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट सेप्टिक शोक कंडीशन में भी जो हम बीपी फॉल हो जाता है तो उस कंडीशन में हम जो है वो देंगे। नेक्स्ट हाइपोटेंशन, सेप्टिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक, मतलब ये शोक सारे के सारे आगे जब बीपी डिक्रीज होगा उस कंडीशन में हम जो है वो देते हैं। ब्रेडिकार्डिया, अगर हार्ट रेट डिक्रीज है उस कंडीशन में हम डोपामिन देते हैं, क्योंकि ये हार्ट रेट को जो है वो इंक्रीज करके जो है वो हमारे पास में बीपी को जो है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट एक्यूट किडनी इंजरी, अगर कोई भी जो है वो ड्रग से या किसी की वजह से किडनी परफ्यूजन हुआ, उसकी वजह से हमारे पास में एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, उस कंडीशन में भी हम जो है वो डोपामिन दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट आता है हमारे पास में नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, पैल्पिटेशन, हाइपरटेंशन एंड इंक्रीज हार्ट रेट जो है वो देखने को मिलेगी। सीरियस साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, अरिदमिया। जो भी चीज़ साइड इफेक्ट में क्या होगा कि अगर कोई भी चीज़ ओवरडोज में चली गई है तो उसमें वो चीज़ देखने को मिलेगी, अरिदमिया देखने को मिलेगा एंड सीवियर हाइपरटेंशन, क्योंकि हम देख किसके लिए रहे हैं दोस्तों, हाइपोटेंशन के लिए दे रहे हैं। तो अगर एडवर्स इफेक्ट होगा तो सीवियर हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिलेगा एंड पेरिफेरल एस्चीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। हमारी बॉडी के अंदर जो पेरिफेरल साइट है वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई। हाई डोज कैन कोज वेजो कंस्ट्रक्शन रिड्यूसिंग ब्लड सप्लाई ऑफ एक्सट्रीमिटीज लीडिंग द गैंग्रीन। ऑफ कोर्स ये भी जो है उसका मेन साइन सिम्टम्स है, क्योंकि ये बेसिकली वेजो कंस्ट्रक्शन करवा के हमारे बीपी को जो है वो बढ़ाता है। एंड एक्स्ट्रावेशन नेक्रोसिस जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या करता है, बेसिकली जो हमारे पास में ब्लड टिश्यू है उसके सराउंडिंग टिश्यू की ब्लड वेसल्स को जो है वो डिक्रीज करता है। देन उसके बाद ड्रग दैट रिड्यूस डोपामिन इफेक्टिव, अगर इन ड्रग्स के साथ में डोपामिन देंगे तो डोपामिन का इफेक्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा। कैसे, फिनेटोइन, एप्टोइन आपने नाम सुना होगा या फिनेटोइन आपने नाम सुना होगा, जो कि सीजर डिसऑर्डर में देते हैं। मे कोज सीवियर हाइपोटेंशन व्हेन कंबाइंड विद डोपामिन, अगर इसको डोपामिन के साथ में दे देंगे, ठीक है, तो ये सीवियर इंट्रैक्शन करता है ड्रग्स, ठीक है, और ये सीवियर हाइपोटेंशन जो है वो करती है। डोपामिन हम दे रहे हैं किसके लिए, डोपामिन दे रहे हैं हाइपोटेंशन से प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन अगर वो फिनेटोइन या एप्टोइन के साथ में दोगे तो फिर जो है वो हाइपोटेंशन कोज करेगा। और हेलपेरिडोल या हम कहें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, अगर ये देंगे तो ये काउंटर एक्ट करते हैं डोपामिन से और ये ब्लॉक कर देते हैं डोपामिन के रिसेप्टर को, और फिर डोपामिन जो है वो काम नहीं कर सकती है। नर्सिंग कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो नर्सिंग कंसिडरेशन में आता है मॉनिटर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड यूरिन आउटपुट कंटिन्यूसली। जिस क्लाइंट को भी डोपामिन चल रहा है उसमें कंटिन्यूसली जो हम ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड यूरिन आउटपुट जो है वो देखेंगे। एंड यूज फॉर सेंट्रल लाइन इफ पॉसिबल टू अवॉइड पेरिफेरल टिश्यू डैमेज, अगर आपको डोपामिन देनी है तो हम कोशिश ये करते हैं कि क्लाइंट को जो है वो सेंट्रल लाइन जो है वो डली हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट, असेस द साइन ऑफ एक्स्ट्रावेशन, यानी कि पेन, स्वेलिंग, टिश्यू नेक्रोसिस तो नहीं है, उनको जो हम असेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद टाइट्रेट डोज केयरफुली बेस्ड ऑन द पेशेंट रिस्पॉन्स, हम जो पेशेंट की जो डोज कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, टाइट्रेट उसको ऊपर नीचे करते हैं, वो पेशेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट, मॉनिटर एरिथमिया ऑन ईसीजी स्पेशली एट हाई डोज, अगर हम हाई डोज में डोपामिन दे रहे हैं तो उसमें हमें कंटिन्यूस जो है वो ईसीजी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और आपने देखा भी होगा आईसीयू के अंदर जो डोपामिन आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा हम देते हैं तो कंटिन्यूस जो है वो ये हार्ट रेट मॉनिटरिंग, कार्डियक आउटपुट, ये सारी चीज़ें जो हम देखते रहते हैं। डू नॉट मिक्सड विथ एल्कलाइन सॉल्यूशन एज डोपामिन इज इनएक्टिवेटेड इन एल्कलाइन पीएच, कभी भी जो है उसको एल्कलाइन पीएच के साथ में नहीं देना चाहिए। कई बार अपन माल प्रैक्टिस के रूप में 2 ड्रग्स को एक साथ दे देते हैं, तो जो ड्रग्स ऑलरेडी एल्कलाइन है उसके साथ में इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये फिर इनएक्टिव हो जाएगा, कोई काम की नहीं रहेगी।
देन उसके बाद ले लेते हैं हम समरी की अगर हम बात करें, डोपामिन इज डोज डिपेंडेंट वेजोप्रेशर एंड आइनोट्रोपिक एजेंट यूज टू ट्रीट शोक, हाइपोटेंशन एंड हार्ट फेलियर। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो शोक, हाइपोटेंशन एंड हार्ट फेलियर के कंडीशन में जो है वो दिया जाता है। इट हैज़ डिफरेंट इफेक्ट, लो रीनल, मॉडरेट कार्डियक एंड हाई वेजोप्रेशर जो है वो डोजेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो दी जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो इसी क्लास के साथ आज ही क्लास जो है वो फिनिश होती है। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि ये सारी ड्रग्स जो है वो थोड़ी हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। बाकी ये सारी ड्रग्स जो है वो एसेंशियल है। आपको मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स, यूज ऑफ ड्रग्स एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा याद में रखनी है। कल की क्लास में हम जो है वो इमरजेंसी ड्रग्स का 3rd पार्ट लेके आएंगे, देन उसके बाद 4th, देन फिनिश। 5 पार्ट में हम जो है पूरी इमरजेंसी ड्रग्स फिनिश कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास में जो है वो अदर जो भी डिजीज़ होगा, जो बच्चे कमेंट कर सकें, जैसे नियोनेटल रिफ्लैक्स, वो सारी चीज़ें 100 नंबर की जो हमारे पास में क्लास आएगी दोस्तों, वो क्लास हमारे पास में जो है वो लाइव आएगी। तो उसको अभी से जो है वो नोटिफाई कर लो। हम ड्रग डोज कैलकुलेशन लेंगे जिसको हम जो है वो लाइव लेंगे। इसी के साथ आज ही क्लास से अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।